आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग इवन मैकेनिज्म कंप्लीटली देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग E2 मैकेनिज्म को पूरी तरीके से देख चुके हैं। आज इवन मैकेनिज्म, वहां जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या कंडीशंस जरूरी होती है, जो कॉम्पीटिंग SN1 रिएक्शन है, इवन कब डोमिनेट होगा, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, इंक्लूडिंग सॉल्वेंट इफेक्ट एंड लिविंग ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस बीच आप सभी से ये मेरी आशा है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और इसको दूसरे स्टूडेंट्स में, अपने भाई बंधुओं में, नीडी स्टूडेंट्स में प्रोपोगेट भी कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इवन मैकेनिज्म। बच्चों, इवन मैकेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 2 स्टेप प्रोसेस होता है। देखिए, ये एनालोगस टू SN1 होता है। जब हम लोग E2 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था जो E2 मैकेनिज्म होता है वो एनालोगस टू SN2 होता है। ये जो इवन मैकेनिज्म है ये SN1 के एनालोगस होता है, जहां पर 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने दोनों स्टेप्स को दिखाया हुआ है, तो आप यहां देख सकते हैं। ये पहला आप स्टेप देखें, यहां पर आपके पास 3 डिग्री ब्रोमाइड है जो एक स्लो प्रोसेस के माध्यम से, एक रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस के माध्यम से आयनाइज होता है। और यहां आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को अपने जहन में रखना होगा कि इवन मैकेनिज्म वही सबस्ट्रेट देंगे जो SN1 के लिए उपयुक्त होते हैं। और कौन उपयुक्त होते हैं आपको पता है, जो एक स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 डिग्री हो, बेंजाइलिक हो, 2 डिग्री बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, ये सारे इवन मैकेनिज्म के लिए पॉसिबल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन पहले स्टेप में और अगले स्टेप में यहां पर स्टूडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते चले कि इवन मैकेनिज्म में आपको नॉर्मली एक्सटर्नल बेस ऐड नहीं करना पड़ता है। तो एलिमिनेशन में बेस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इवन मैकेनिज्म में सॉल्वेंट ही पूरा करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। जब E2 मैकेनिज्म की बात होती है तो वहां पर एक्सक्लूसिवली हम लोग एक अच्छा बेस डाल के रखते हैं जो चीजों को E2 के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, लेकिन इवन में सॉल्वेंट ही काम कर देता है। और आमतौर पे SN1 में भी आपने देखा था कि एक्सटर्नल हम लोग न्यूक्लियोफाइल आमतौर पे नहीं यूज करते। जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है, जिसको हम सॉल्वोलिसिस बोलते थे। तो यहां पर इवन के साथ भी यही केस है। वाटर सॉल्वेंट है, ये क्या करता है, जो बीटा हाइड्रोजन है अगले स्टेप में उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच फ्लोट करके ये अल्कीन का फॉर्मेशन देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1? E2 जहां एक ही स्टेप में हो रहा था, बेस प्रोटॉन एलिमिनेट कर रहा था और पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन रहा था और लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा था। लेकिन जो इवन मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कार्बोकेटायन बनता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि एक न्यूट्रल चीज से आप चार्ज स्पीशीज बना रहे हैं, ये एक स्लो स्टेप होता है। और बाद में जो बेस का एब्स्ट्रैक्शन होता है ये फास्ट स्टेप होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां से बात हमको देखने को मिली। तो अगर आपको टिक करना हो कि एलिमिनेशन जो इवन होता है, क्या वो एक एलिमेंट्री स्टेप होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको टिक करना है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व हैं। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, जैसे SN2, जैसे E2, इनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और जहां पर एक से ज्यादा की आवश्यकता होती है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इसकी खास बात है और यहां पर विदाउट एडेड बेस के ये परफॉर्म होता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इनके एग्जाम्पल की, तो हमने एक एग्जाम्पल ये दिया। अगला एग्जाम्पल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आमतौर पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिएक्शन है जो E1 से प्रोसीड करता है। जी हां, तो आपको यही ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल
एलिमिनेशन रिएक्शन E1 से प्रोसीड करता है। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, यहां पर हमने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है, जहां पर OH जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब वो निकलेगा तो OH माइनस की तरह निकलेगा, और आप जानते हैं OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लीविंग ग्रुप वही बेहतर होता है जो कि एक वीक बेस होता है, क्योंकि वीक बेस ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर OH माइनस नहीं निकलता है, इसीलिए आपको जो कॉम सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस OH को प्रोटोनेट करके उसको एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू जनरेट अ बेटर लीविंग ग्रुप। ये जो OH2 प्लस है ये एक बेहतर लीविंग ग्रुप है, और अब ये जो स्लो प्रोसेस है उसके अंतर्गत आयनाइज होता है, और आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद यहां पर वाटर जाकर बीटा हाइड्रोजन का स्टार्ट करता है और वो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। यहां पर वाटर का, यहां पर आप देख सकते हैं कैसे वाटर प्रोटॉन को एलिमिनेट कर रहा है, HSO4 माइनस भी कर सकता है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर। तो ये जो अल्कीन का फॉर्मेशन है ये मेजरली E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वहां से आप जानते हैं कि वहां से 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो वहां पर E1 मैकेनिज्म में समस्या आती है। तो उसका मैकेनिज्म हम अलग से बताएंगे, किस प्रकार से वहां डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन वहां भी होता है। H2O प्लस वहां भी एक लिविंग ग्रुप की तरह डिपार्ट करता है, लेकिन वहां मैकेनिज्म E1 नहीं होता। लेकिन अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट है अल्कोहल, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, तो सारा मैकेनिज्म E1 होता है। इस बात को ध्यान रखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज ऑफ प्राइम कंसर्न। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो है कि इसकी काइनेटिक्स क्या है। E1 मैकेनिज्म को जब पढ़ा गया तो उसको देखा गया, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जहां पर सिर्फ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग है, वहां पर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, वहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, इसीलिए इसको E1 बोलते हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। और इसका जो रेट लॉ होता है वो इस प्रकार से होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Rx पावर 1। यानी ये यूनिमॉलिक्यूलर तो होता ही है, साथ में फर्स्ट ऑर्डर भी होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है E1 मैकेनिज्म में, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, हमने आपको बताया जो पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन का, जहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों कहीं भी फुल फ्लेजेड जब कार्बोकेटायन बनता है तो उसकी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होती है रीअरेंजमेंट। तो यहां पर चूंकि वो कार्बोकेटायन बन रहा है तो E1 एलिमिनेशन में आपको रीअरेंजमेंट बिल्कुल देखने को मिलेगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो। हमने यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिया है, आप सबस्ट्रेट देख सकते हैं, ये सबस्ट्रेट है, यहां पर अल्फा कार्बन से हेलोजन जो लगा है, पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है आयनाइज होकर आपको 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा। बच्चों यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो बना है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो और स्टेबलाइज हो सके? आपको देखना पड़ेगा, और यहां पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आप देख सकते हैं ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला कार्बन है, इसके बगल वाला जो राइट हैंड साइड में कार्बन है, वहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट करता है, जिसको आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। और ये माइग्रेशन के बाद प्लस उठ के राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो रीअरेंजमेंट था, इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो था कि 2 डिग्री से आप 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसा हुआ। और फाइनली फिर वाटर जो फास्ट स्टेप होता है, वहां पर प्रोटॉन को बीटा पोजीशन से अब स्टार्ट करके और ये अल्कीन का फॉर्मेशन देता है। बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपने जो अल्कीन का, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, कौन सा हाइड्रोजन लेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा, ये तो हाइड्राइड शिफ्ट वाला हमने आपको बताया। अब ये जो सबस्ट्रेट देखिए, यहां पर भी सेल्सियस रूल लगता है, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, तो आपको वही निकालना है जो आपको ज्यादा स्टेबल अल्कीन दे, क्योंकि उस स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वहां पर अल्कीन लाइक कैरेक्टर होगा। जितना स्टेबल अल्कीन होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उतना एनर्जी बैरियर कम होगा, उतना पहाड़ की ऊंचाई कम होगी, उतना रफ्तार
फास्ट होगी। तो बच्चों यहां पर अगर आप सबस्ट्रेट की बात करें, यहां देखिए पॉजिटिव एक हाइड्रोजन तो आप ये निकाल सकते हैं, अगला हाइड्रोजन आप यहां से निकाल सकते हैं, अगला हाइड्रोजन बच्चों यहां से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तीन अलग अलग, यहां पर आप देख सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां आप देख सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहां आप देख सकते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं बीटा हाइड्रोजन की। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तीनों, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलेगा मेजर वो वाला होगा जहां पे सबसे स्टेबल अल्कीन मिल रही है। तो सबसे स्टेबल अल्कीन आप 3 डिग्री यहां से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ रूल, और इवन में आपको यही करना है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट बताना है। हालांकि यहां से कितनी पॉसिबिलिटीज थी, तीन पॉसिबिलिटी, यहां से आप देख सकते हैं तीन पॉसिबिलिटीज थी, जिसमें से आपने एक को अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ मेजर प्रोडक्ट बताया है। यही आपको ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, इवन मैकेनिज्म से SN1 का कंपटीशन होता है। भाई E2 का कंपटीशन SN2 से हो सकता है, E1 का कंपटीशन SN1 से होता है। अब देखिए यहां पर क्यों कंपटीशन होता है, क्योंकि चाहे आप SN1 की बात करें चाहे आप E1 की बात करें, दोनों ही केसेस में जो स्टार्टिंग स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है RDS होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। जब कार्बोकेटायन बन जाता है उसके बाद का दो बाइफरकेशन है, दो वहां से ब्रांचिंग है, या तो सॉल्वेंट जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा तो SN1 की तरफ बढ़ जाएगी कहानी, या तो सॉल्वेंट बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, अब वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस की तरह काम करेगा और चीजें E1 की तरफ बढ़ जाएंगी। यानी सेम सॉल्वेंट है, वो कुछ जगह कार्बन पर अटैक कर रहा है, कुछ जगह प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। मतलब वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और एक बेस का भी काम कर सकता है। तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्कीन और SN1 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन एलिमेंट तो यही हम आपको बोल रहे हैं, SN1 कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन हावी कौन होगा, जीतेगा कौन, विनर कौन है, यह डिपेंड करता है परिस्थिति कैसी है। और यहां पर हमने आपको क्लियर कट बताया है। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण से, जब आप अल्कोहल, यहां पर हमने अल्कोहल सबस्ट्रेट लेके समझाया है, सबसे पहले तो आपने इसका प्रोटोनेशन करना है, इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है, देखिए आपने बना लिया। उसके बाद आयनाइजेशन करना है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था, बनेगा। यहां देखिए जब भी अल्कोहल लेंगे तो E2 से नहीं जाएंगे, खासकर जब 3 डिग्री है और 2 डिग्री है। 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में E2 से नहीं जाएंगे, E1 से ही जाएंगे, या यूं बोल लें आप कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन रेडी है। अब ये अगला जो स्टेप होगा वो या तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा या तो अटैक ऑफ बेस होगा, यानी ये E1 की तरफ जा सकता है SN1। अब किसकी तरफ जाएगा ये निर्भर करता है यहां पर X क्या, आपने जो प्रोटोनेशन किया है वहां पर जो X माइनस निकला है, अब वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हमने कैटेगराइज किया है, अगर आपने HCl लिया होता, HBr लिया होता, HI लिया होता, देखिए ऊपर वाला, तो वो SN1 को डोमिनेट कराइएगा, यानी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस वीक बेस होते हैं, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि ये वीक होते हैं तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन बेस क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी ये कार्बन से अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये जाकर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करते हैं, और आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है SN1। लेकिन यही जो यहां से HX से X माइनस मिला है वो बाइसल्फेट हो, यानी अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया होता या टॉसिलेट एनायन हो, अगर आपने टॉसिल हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया होता, या आपके पास H2PO4 माइनस आपने H3PO4 यूज किया होता, तो ध्यान रखें यदि आपने HX के स्थान पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, फॉस्फोरिक एसिड यूज किया है, टॉसिल हाइड्रोक्साइड यूज किया है, तो इन तीनों केसेस में जो एनायन होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत कमजोर होता है, ये बल्कि होते हैं, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है बहुत डिस्पर्स होता है, और इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत कमजोर होती है ड्यू टू द रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन। तो आपको कारण क्या बताना है, जो HSO4 माइनस है, H2PO4 माइनस है, टॉसिलेट एनायन है, वहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बेस की तरह काम करते हैं, और वो जाते हैं और बीटा हाइड्रोजन यहां से बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं
दो प्रकार के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को अब स्टार्ट करके आपको ये मेजर अल्कीन बनानी। तो किस पर चीजें डिपेंड कर रही हैं कि आपने अल्कोहल को जो प्रोटोनेट कराया है तो कॉन्जुगेट बेस क्या रिलीज हुआ है। अगर वो हेलाइड है तो SN1 की तरफ जाइएगा, अगर वो बाइसल्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड आपने लिया था, फॉस्फेट H2PO4- है या टॉसिलेट एनायन है, तो वो एक बेहतर बेस होते हैं, तो आपको एलिमिनेशन कराना। ये क्लियर कट इस पर सवाल आते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगला जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। जैसे आपको कहीं लग रहा है कि SN1 कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या इवन SN1 में काफी कंपैरेबल रिजल्ट आ रहे हैं और आपको इवन को डोमिनेट कराना है या आपको SN1 को सप्रेस करना है, दो चीजें आप बोल सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, क्योंकि आप जानते हैं जब आयनाइजेशन होता है तो SN1 इवन से कॉम्पीट करता है। अगर आप चाहते हैं SN1 को कमजोर करना, इवन को बढ़ाना, तो टेम्परेचर बढ़ा दो। तो इस ऑप्शन पे जरूर टिक करेंगे कि SN1 और इवन के कंपटीशन में अगर इवन को डोमिनेट कराना है तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको देखिए एग्जांपल समझा रहे, यहां पर आपने साइक्लिक ब्रोमाइड ली है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिथेनॉल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयनाइजेशन होता है प्रोवाइडेड कार्बोकेटायन स्टेबल हो। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, बनता है। अब आपको यहां से दो चीजें हैं, SN1 और SN2। तो आप देखिए यहां पर मिथेनॉल ने जाकर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर दिया तो आपको SN1 प्रोडक्ट मिल गया, और यहां पर मिथेनॉल सेम सॉल्वेंट है, आपने क्या कराया इससे जाके बीटा हाइड्रोजन यहां से आप ले लें। यहां भी दो प्रकार के हैं, तो आपको मोर स्टेबल अल्कीन बनानी है तो आप इस वाले या इस वाले कार्बन में, रिंग वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। तो ये देखिए, तो यहां पर हमने आपको बताया अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो SN1 का रेशियो है ये कम हो जाएगा और E1 का बढ़ जाएगा। तो जहां से बाइफर्केशन है, इस बाइफर्केशन को अगर आपको E1 की तरफ शिफ्ट करना है तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और अगर SN1 की तरफ शिफ्ट करना है तो टेम्परेचर को कम रखना होगा। इसको आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि हायर टेम्परेचर पे कौन डोमिनेट करेगा और लोअर टेम्परेचर पर कौन डोमिनेट करेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्सचर आपको मिलेगा। तो अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, सिंस E1 इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ आयंस, अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनहांसेस द रेट। किस प्रकार के सॉल्वेंट में E1 फलता फूलता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने आपको पहले ही आगाह किया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर हो, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, एसिटिक एसिड हो, ये सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो एनायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल होते हैं, या यूं कहें आयनाइजेशन सबस्ट्रेट का हेट्रोलिसिस कराने में माहिर होते हैं। और E1 में कहीं ना कहीं हेट्रोलिसिस कराना जरूरी है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनको सपोर्ट करता है, लाइक वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एटसेट्रा। तो ये सॉल्वेंट का रोल हो गया, और वहां पर SN1 और E1 में आपको बता दिए हैं किस प्रकार का रोल करना है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं या अल्कोहल लिए हैं तो X- का नेचर क्या, ये सब हमने आपको बता के रखा हुआ, ठीक है, तो उस पर जरूर ध्यान रखेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। अ गुड लिविंग ग्रुप इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। देखिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, SN1 हो, SN2 हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे दोनों में लिविंग ग्रुप जा रहे हैं, E1 हो, E2 हो, रेट डिटरमाइनिंग में दोनों लिविंग ग्रुप जा रहे हैं, तो जितना जल्दी लिविंग ग्रुप चला जाएगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और जो लिविंग ग्रुप जल्दी जाता है उसको बेटर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो वीक बेस होता है, क्योंकि जितना वीक बेस होगा उतना स्टेबल होगा। तो लिविंग ग्रुप की जो अच्छाई है, बेटर लिविंग ग्रुप सब में रिक्वायर्ड है, लेकिन एक बात तय है जो हमने नीचे लिखी हुई है, E1 इज ऑलवेज द चॉइस व्हेन द लिविंग ग्रुप इज OH2+। आपको E1 को ही डोमिनेट कराना है जब OH2+। हमने आपको बताया था अल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 से ही प्रोसीड करता है,
एक्सेप्ट 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वहां पर कुछ समस्या होती है। वहां पहला जो स्टेप होता है वो E2 टाइप होता है, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है और वो E1 का रूप ले लेता है। तो वो बात अलग है, लेकिन आपको किस पे टिक करना है? अगर OH2 प्लस लीविंग ग्रुप है तो मैकेनिज्म E1 ही होगा। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर द लेसन। आज हमने आपको बताया E1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में चलता है, कौन रेट डिटरमाइनिंग है, काइनेटिक्स क्या है, सॉल्वेंट का रोल, कौन सा सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पोलर प्रोटिक होने के बाद वो बेस का भी काम कर रहा था। SN1E1 का कंपटीशन आपको बताया, कौन जीतेगा वो डिपेंड करता है, अल्कोहल का केस लेकर बताया, टेंपरेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल बताया। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इस लेसन में हमने इनकॉर्पोरेट करके रखी है। आप इसको बराबर रिवाइज भी कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको जो मेरे वीडियोस हैं ये समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, तो आपको इसको लाइक करते रहना है, आपको इसको दूसरों को शेयर करते रहना है, खुद चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ये बहुत जरूरी है मेरे एंथुसियाज्म के लिए कि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस निरंतर बनाते रहें, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, कभी कुछ समस्या हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।